जय हिंद। पिछली क्लास में हमने तीनों स्वतंत्र प्रवाह की नदियां देखी थी। कौन कौन सी? नर्मदा नदी, माही नदी और ताप्ती नदी। जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर, मध्य प्रदेश के अंतर्गत 1077 किलोमीटर, माही नदी की लंबाई 580 किलोमीटर और कई कई स्थानों पर 583 किलोमीटर। वो उसके मुहाने की लंबाई के कारण उसमें ये विभेद आता है। उसके अलावा हमने देखा था ताप्ती नदी तंत्र, जिसकी लंबाई 729 किलोमीटर देखी थी। अब अपन नेक्स्ट क्लास में यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं और मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां, जिनमें पढ़ेंगे चंबल नदी और दूसरा पढ़ेंगे अपन इसमें सिंध नदी तंत्र को। उसके बाद बेतवा नदी को पढ़ेंगे अगली क्लास में। अभी इस क्लास में हम दो नदी लेके आए हैं। कौन कौन सी? चंबल नदी तंत्र और सिंध नदी तंत्र को। तो सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी? मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी? चंबल नदी, जो कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा भी बनाती है। तो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करती है? चंबल नदी। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन करती थी? तो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण अपनी ताप्ती नदी करती थी। तो मध्य प्रदेश की चंबल नदी को देखते हैं अपन। तो चंबल का उद्गम कहाँ से होता है? तो चंबल का उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के। कहाँ से? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के। कौन से जिले में? तो इंदौर जिले में। कौन से जिले में? इंदौर जिले में। मऊ तहसील के जानापा पहाड़ी से। कौन से? विंध्याचल पर्वत की कौन सी पहाड़ी? जानापाव पहाड़ी। जानापाव पहाड़ी की ऊंचाई पूछी जाती है कौन से? 854 मीटर ऊंचाई है इसकी जानापाव पहाड़ी की ऊंचाई। कितने? 854 मीटर। इस विंध्याचल पर्वत की इसकी सबसे ऊंची चोटी है तो 881 किलोमीटर, यानी 881 मीटर के साथ इसकी धजारी चोटी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, जो कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी भी गिनी जाती है। कौन सी? धजारी चोटी, है ना? कहाँ पे की? मालवा के पठार की। 854 मीटर की ऊंचाई पे कहाँ से? तो यहाँ से नर्मदा चंबल नदी उद्गम होती है। कौन से पॉइंट से उद्गम होता है इसका? तो इसका उद्गम होता है वांगचू पॉइंट से। कहाँ से? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के इंदौर जिले की मऊ तहसील के जानापा पहाड़ी की 854 मीटर की ऊंचाई से वांगचू पॉइंट से अपनी चंबल नदी का उद्गम होता है। और कहाँ जाती है? तो ये चंबल नदी इंदौर से होके कहाँ पे? इंदौर से निकलकर रतलाम, मंदसौर, नीमच, है ना? रतलाम, मंदसौर, नीमच होते हुए कहाँ से? नीमच और मंदसौर की बॉर्डर से ही ये जाती है राजस्थान में। और राजस्थान में प्रवेश करते तो राजस्थान में चित्तौड़, चित्तौड़ से कोटा, कोटा से होते हुए पुनः श्योपुर जिले से मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्रवेश करती है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्रवेश करती है, श्योपुर जिले से ना। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंतर्गत। उसके बाद ये श्योपुर, मुरैना, भिंड की उत्तरी सीमा बनाते हुए, यानी कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाते हुए पुनः उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ पे प्रवेश करेगी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में ही इटावा के समीप जाके कौन सी नदी में? ये ऊपर से यमुना नदी आ रही है। कौन सी नदी आ रही है? यमुना नदी। तो इसमें जाके मिल जाती है। इस प्रकार चंबल नदी किसकी सहायक नदी हो गई? यमुना की सहायक नदी हो गई चंबल नदी, जो कहाँ पे मिलती है? तो उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर चंबल नदी में मिलती है, सॉरी यमुना नदी के अंतर्गत मिलती है। तो चंबल नदी किसकी सहायक नदी हो गई? यमुना की सहायक नदी। कहाँ पे मिलती है? इटावा के चंबल से। उद्गम कहाँ से होता है? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के इंदौर के मऊ तहसील के जानापा पहाड़ी के कौन से? वांगचू पॉइंट से। कहाँ से? वांगचू पॉइंट से। यहाँ पे देखेंगे तो जानापा की ऊंचाई कितनी? 854 मीटर। इसके साथ ही यहाँ की जो मालवा की पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? ध्वजारी चोटी, उसकी ऊंचाई देखी जाएंगे तो 881 किलोमीटर, सॉरी 881 मीटर की ऊंचाई होती है ना? तो अब चंबल नदी देखते हैं अपन। चंबल नदी सबसे पहले जब इंदौर से निकलती है, कहाँ से? जानापा पहाड़ी निकलती है, तो वहीं पर ये इंदौर जिले के अंतर्गत दो जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन कौन से? एक झाड़ीदार जलप्रपात, दूसरा पातालपानी जलप्रपात। कौन सा? झाड़ीदार जलप्रपात और पातालपानी जलप्रपात। उसके बाद ये रतलाम होते हुए मंदसौर जाती है, जहाँ पर मंदसौर में इसके ऊपर एक परियोजना है। कौन सी? गांधी सागर परियोजना, जिसका निर्माण कब किया गया था? 1960 के अंतर्गत। कब? 1960 के अंतर्गत किया। मध्य प्रदेश की पहली प्रथम नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया था। कब? 1960 में। कौन सी नदी घाटी परियोजना? तो चंबल नदी घाटी परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना भी है। कहाँ पे? गांधी सागर परियोजना में 1960 में। इसका उत्पादन क्षमता कितनी थी? तो इसकी उत्पादन क्षमता रखी गई थी 115 मेगावाट। उसके बाद ये मंदसौर से नीमच होते हुए नीमच से नीमच बॉर्डर से कहाँ पे? राजस्थान में प्रवेश करेगी। तो राजस्थान के कोटा में, यानी कि चित्तौड़गढ़ जिले में, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में इस पे एक और परियोजना है। कौन सी? राणा प्रताप सागर परियोजना। क्या निर्माण किया था? 1970 में इसका निर्माण किया गया, राणा प्रताप सागर परियोजना का। ये भी चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत आती है। चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर और कोटा की जवाहर सागर परियोजना आती है। कौन सी? कोटा की जवाहर सागर परियोजना। इन तीनों परियोजनाओं को मिलकर हम बोलते हैं चंबल नदी घाटी परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना भी थी। तो राणा प्रताप सागर परियोजना 1970 में 172 मेगावाट इसकी क्षमता रखी गई। तो जवाहर सागर परियोजना, जो कि कोटा जिले में चंबल नदी के ऊपर बनाई गई, वो 1982 में बनाई गई। तो
इसकी मेगावाट क्षमता कितनी थी? 99 मेगावाट क्षमता के साथ बनाई गई। तो पहली गांधी सागर परियोजना, उसके बाद राणा प्रताप, उसके बाद जवाहर सागर परियोजना 1960, 1970 और 1982 में यह चंबल नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। कब किया गया? 1960 से 1970 में राणा प्रताप और 1982 में जवाहर सागर परियोजना का। उसके बाद देखते हैं अपन, तो ये कोटा जिले के अंतर्गत यहाँ पे बेसुलगढ़ नामक स्थान पे, कोटा जिले में बेसुलगढ़ नामक स्थान पर कौन सा जलप्रपात बनाती है? तो चुलिया जलप्रपात बनाती है। कहाँ पे? कोटा जिले के बेसुलगढ़ नामक स्थान पे। उसके बाद पुनः ये श्योपुर जिले से मध्य प्रदेश के अंतर्गत एंट्री मारती है। तो मध्य प्रदेश में श्योपुर, मुरैना, भिंड होते हुए तो यहाँ पर ये क्या करते हैं? बियड़ का निर्माण करती है। कहाँ पे? श्योपुर, मुरैना, भिंड के अंतर्गत बियड़ का निर्माण करती है। बियड़ का निर्माण क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है, श्योपुर, मुरैना और भिंड की जो मिट्टी है, उसमें बालू की मात्रा अत्यधिक मात्रा है। कहा कि बालू की मात्रा अत्यधिक है, तो अत्यधिक मात्रा होने के कारण ये नदी जब इसमें बाढ़ आती है तो ये बालू को अपने साथ बहा कर ले जाती है, और लेकिन मिट्टी का कटाव कम करती है और बालू को तो पूरी तरह से बहा कर ले जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर बड़े बड़े बिहड़ का निर्माण यानी बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण हो जाता है। तो सबसे ज्यादा मृदा का अपरदन कौन सी नदी करती है? तो चंबल नदी करती है। सबसे ज्यादा बिहड़ निर्माण कौन सी नदी करती है भारत के अंतर्गत? तो चंबल नदी सबसे ज्यादा बिहड़ का निर्माण करती है। कौन से जिलों के अंतर्गत? श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले के अंतर्गत। उसके बाद ये पुनः उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट ये यमुना नदी के अंतर्गत समाहित हो जाती है। कहाँ पे? यमुना नदी के अंतर्गत समाहित होते हैं, इटावा के निकट। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में देखेंगे अपन, तो सबसे पहले इसकी लंबाई देखते हैं। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। कितने? 965 किलोमीटर। अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे अपन, तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इसकी लंबाई कितनी आएगी? 325 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में प्रवाह करती है। उसके अलावा ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंतर्गत प्रवाहित होती है। इस प्रकार देखा जाएगा तो यह पश्चिमी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी हो जाती है। पश्चिम मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी हो जाती है? चंबल नदी हो जाती है। उसके बाद यह राजस्थान की प्रमुख नदियों में गिनी जाती है। कहा कि राजस्थान की प्रमुख नदी कौन सी? चंबल नदी हो जाती है। उसके बाद इसके प्राचीन नाम देखेंगे अपन, तो इसके प्राचीन नाम है चर्मणवती, धर्मावती और कामधेनु। चर्मणवती, धर्मावती और कामधेनु इसके प्राचीन नाम है। चर्मणवती, कर्मावती, धर्मावती क्यों? क्योंकि राजा रति, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार क्या है कि राजा रतिदेव जो थे, उन्होंने अतिथि देवो सम्मान के लिए, क्या? अतिथि सम्मान के लिए गायों की बलि दी। और गायों की जब बलि दी उन्होंने, तो उन गायों की बलि से, उसके चर्म से जो खून निकला, उस खून से चंबल नदी का उद्गम माना जाता है। इसलिए इसका नाम चर्मणवती रखा गया। गायों की बलि देने के कारण इसका नाम कामधेनु रखा गया। इस प्रकार इसके अन्य नाम क्या हो गए? चर्मणवती, धर्मावती, कामधेनु। इसकी कुल लंबाई कितनी हो गई? 965 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो 325 किलोमीटर के प्रवाह के साथ ये मध्य प्रदेश में बहती है। कितने? 325 किलोमीटर के प्रवाह के साथ। इस प्रकार अगर लंबाई के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन सी है? तो पहली नर्मदा नदी, जो 1312 किलोमीटर के प्रवाह के साथ मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी नदी होती है। इस प्रकार देखेंगे तो बियड बनाने वालों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बियड का निर्माण करने में सबसे बड़ी नदी है पूरे भारत की चंबल नदी, जो कि सबसे अत्यधिक बियड का निर्माण करती है। इसके ऊपर प्रमुख मतलब यह नदी कहाँ से निकलती है? तो रतलाम मानसून नीमच से होकर बहती है। उसके बाद अपन देखते हैं तो इसकी प्राचीन इसकी जो सहायक नदियां, इसकी प्रमुख सहायक नदियों में देखेंगे तो अपन शिप्रा नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी गिनी जाती है। कौन सी नदी? शिप्रा नदी। शिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो शिप्रा नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के इंदौर जिले में, इंदौर जिले की एक पहाड़ी है, कौन सी? काकड़ी बरडी पहाड़ी। उस काकड़ी बरडी पहाड़ी के बाणेश्वर कुंड, कौन से? बाणेश्वर कुंड से अपने शिप्रा नदी का उद्गम होता है। और 195 किलोमीटर के प्रवाह के साथ, कितना है इसकी लंबाई? 195 किलोमीटर। कहा जाती है तो उज्जैन होते हुए ये मंदसौर के निकट मंदसौर और रतलाम के बॉर्डर से अपने चंबल नदी में मिल जाती है। कहीं पे मिल जाती है? चंबल नदी में। कहाँ से? 195 किलोमीटर के प्रवाह के बाद उज्जैन होते हुए मंदसौर के निकट अपने चंबल नदी में मिल जाती है। इस प्रकार चंबल की प्रमुख सहायक नदी कौन सी हो गई? शिप्रा हो गई। कहाँ से निकलेगी? काकड़ी बरडी पहाड़ी के बाणेश्वर कुंड से। ऐसा कहा जाता है, कैसा कहा जाता है कि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? तो शिव जी के जो भगवान शिव है उनके कमंडल से हुआ था। किसके? भगवान शिव के कमंडल से हुआ था। और कहा जाता है कि अमृत मंथन के दौरान, जब अमृत मंथन हो रहा था, उस अमृत मंथन के दौरान ना जब 14 रत्न निकले थे, उन 14 रत्नों का बंटवारा शिप्रा नदी के तट पर ही हुआ था। इस शिप्रा नदी के तट पर देखेंगे अपन तो सबसे प्रमुख नगरी उज्जैन, बाबा महाकाली नगरी, बाबा महाकाल मंदिर, रामघाट और मंगलनाथ
मंगलनाथ इसी नदी के तट पर बसे हुए हैं। कौन कौन से? रामघाट, वो तो देखेंगे तो बाबा महाकाल मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर और मंगलनाथ मंदिर इसी नदी के, सांदीपनि आश्रम इसी नदी के तट पर बसे हुए हैं। कौन सी नदी के ऊपर? शिप्रा नदी के। इसलिए पौराणिक दृष्टि से या अपन देखेंगे तो धार्मिक दृष्टिकोण से भी ये नदी महत्वपूर्ण हो जाती है। कैसे? धार्मिक दृष्टि से भी ये नदी महत्वपूर्ण हो जाती है। कौन सी नदी? शिप्रा नदी, क्योंकि उज्जैन में बाबा महाकाल का मंदिर इसी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद देखेंगे तो इस नदी को प्रदूषण के आधार पर, किसके आधार पर? अपन देखेंगे प्रदूषण के आधार पर इसको मध्य प्रदेश की या मालवा की गंगा भी कहा जाता है। किसकी? मालवा की गंगा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा किसको कहा जाता है? तो प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। और मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? तो शिप्रा नदी को प्रदूषण के आधार पर मालवा की गंगा भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरी इसकी सहायक नदी कौन सी देखेंगे अपन? तो दूसरी इसकी सहायक नदी है जो देवास के बागली से, कहाँ से? देवास के बागली के आमोदिया नामक स्थान से। कहाँ से? देवास के बागली के आमोदिया नामक स्थान से निकलती है, जो कि इसका नाम है क्या है? काली सिंध नाम है, जो कि 150 किलोमीटर प्रवाह के बाद राजगढ़ होते हुए चंबल नदी में प्रवाहित होती है, समाहित होती है। कहाँ पे? चंबल नदी में, नेरवाला के निकट चंबल नदी में समाहित हो जाती है, राजस्थान में जाके। कहाँ से निकलती है? देवास के बागली से निकलती है और कहाँ? राजगढ़ होते हुए ये चली जाती है। कहाँ पे? चंबल नदी में समाहित हो जाती है। राजगढ़ में इसके ऊपर कहाँ पे? काली सिंध के ऊपर कुंडलिया परियोजना है, जो कि राजगढ़ में काली सिंध नदी के ऊपर बनी हुई है। कौन सी परियोजना? कुंडलिया परियोजना। कहाँ पे? राजगढ़ के अंतर्गत। उसके बाद देखेंगे तो अपन सीहोर की आष्टा तहसील से एक छोटी सी नदी निकलती है। कहाँ से? सीहोर की आष्टा तहसील से। आष्टा तहसील से कौन सी नदी निकलती है? तो पार्वती नदी निकलती है, और वो भी नैनोरा के निकट जाके चंबल नदी में समाहित हो जाती है। तो इस प्रकार कौन सी? शिप्रा, अपने पार्वती और देवास के बागली से निकलने वाली काली सिंध नदी, इसकी 3 प्रमुख सहायक नदी हो गए। जो इसकी प्रमुख सहायक नदी देखेंगे तो कुन्नू नदी, जो कि शिवपुरी के पठार से निकलती है। कहाँ से? शिवपुरी से निकलती है। शिवपुरी के निकल के ये श्योपुर के निकट कहाँ पे? चंबल नदी में समाहित हो जाती है। कहाँ पे? श्योपुर के निकट चंबल नदी के अंतर्गत समाहित हो जाती है। अपन देखेंगे तो शिप्रा की भी 3 सहायक नदियां कौन सी? तो ऐसा छोटी छोटी नदियां हैं तो अपन इसमें दर्शा नहीं सकते हम, तो इसमें याद रखेंगे अपन गंभीर, कान और सरस्वती। कौन सी? गंभीर, कान और सरस्वती शिप्रा नदी की 3 प्रमुख सहायक नदियां। और इसके साथ ही अपन देखेंगे तो सिंहस्थ का जो मेला है, जो प्रत्येक 12 वर्ष में उज्जैन में सिंहस्थ का जो मेला लगता है, वो शिप्रा नदी के तट पर ही लगता है। कहाँ लगता है? शिप्रा नदी के तट पर लगता है। कौन सा? सिंहस्थ का मेला। उसके बाद देखेंगे अपन तो यहाँ से सीहोर से पार्वती नदी के अलावा एक नदी और निकलती है, जो छोटी नदी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका जो एक और नाम होता है, अन्य नाम होता है, वो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ से जो नदी निकलती है नेवस नदी, जिसका अन्य नाम याद रखना है सिर्फ। कौन सा है उसका अन्य नाम? नीरविंध्या। कौन सा नाम है? नीरविंध्या। नेवस नदी जो कि सीहोर से निकलती है, नीरविंध्या उसका अन्य नाम है ना। तो इस प्रकार कितनी नदियां देखी? चंबल की प्रमुख सहायक नदियां में शिप्रा, शिप्रा के बाद काली सिंध, काली सिंध के बाद पार्वती, कुन्नो और नेवस नदी। ये 5 नदियां अपनों ने चंबल की सहायक नदियां देखी। उसके बाद अपन देखते हैं कौन सा? सिंध नदी तंत्र। कौन सा देखेंगे? सिंध नदी तंत्र। सिंध नदी तंत्र। कौन सा देखेंगे? सिंध नदी तंत्र। तो सिंध कहाँ से निकलती है? तो सिंध निकलती है विदिशा जिले से। कहाँ से निकलेगी? विदिशा जिले के सिरोंज तहसील से। कहाँ से निकलेगी? विदिशा जिले की सिरोंज तहसील निकलेगी, और ये गुना को 2 बराबर भागों में बांटेगी। कहाँ से? गुना को 2 बराबर भागों में बांटते हुए। कहाँ से? गुना को 2 बराबर भागों में बांटते हुए कहाँ जाएगी? दतिया होते हुए ये दतिया भिंड होते हुए ये कहाँ जाएगी? दतिया भिंड होते हुए ये इटावा के निकट जाके उत्तर प्रदेश में ये भी यमुना नदी में मिल जाएगी। कहाँ पे? यमुना नदी में। कहाँ पे? इटावा के निकट। कहाँ से निकलेगी? तो विदिशा के सिरोंज तहसील से निकलकर गुना को 2 बराबर भागों में। तो गुना को 2 बराबर भागों में कौन सी नदी काटती है? गुना को 2 बराबर भागों में सिंध नदी काटती है। सिंध नदी काटती है, और ये गुना को 2 बराबर भागों में काटते हुए दतिया होते हुए कहाँ जाएगी? उत्तर प्रदेश, भिंड होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर। क्या? उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर ये भी यमुना नदी के अंतर्गत समाहित हो जाती है ना। इसकी कुल लंबाई देखेंगे तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। कितनी लंबाई इसकी? 470 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है ना।
कितनी लंबाई इसकी 470 किलोमीटर। इस नदी के ऊपर एक तो गुना को दो बराबर भागों में काटेगी। इसकी दूसरा क्या है कि दतिया के अंतर्गत, इस दतिया के अंतर्गत इस सिंध नदी के ऊपर भांडे नहर परियोजना है। कौन से भांडे नहर परियोजना है? इन परियोजनाओं को जो कि मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना, जिसके अंतर्गत गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, भांडर परियोजना, राजगढ़ के अंदर जो कुंडलिया परियोजना, इस प्रकार अपन टोटल कम से कम 50 से 60 परियोजना अलग से एक टॉपिक में पढ़ेंगे, जो मेरे पास पूरा पढ़ेंगे, है ना। कौन सी मेरे पास, कौन सी परियोजना? सारी परियोजना मध्य प्रदेश की जो नदी परियोजनाएं हैं, सारी परियोजना जो कि 50 से लगभग 60 परियोजना है, उसे ना दतिया से भांडर परियोजना, है ना, ये इसकी प्रमुख परियोजना है। कहाँ पे? सिंध नदी के ऊपर। इसकी कुल लंबाई देखेंगे तो 470 किलोमीटर। इसकी प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसकी प्रमुख नदी में कुमारी नदी आती है, जो कि शिवपुरी से निकलती है, और शिवपुरी से निकलकर ये ग्वालियर होते हुए मुरैना के मैदान को दो बराबर भागों में काटते हुए भिंड की लाहौर तहसील में, कहा है? भिंड की लाहौर जो तहसील है, उस लाहौर तहसील में आकर ये सिंध नदी के अंतर्गत मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? सिंध नदी के अंतर्गत मिल जाती है। कहाँ से निकलेगी? कुमारी नदी तो शिवपुरी के पठार से निकलेगी और कहाँ जाएगी? ग्वालियर होते हुए, ग्वालियर से मुरैना के मैदान को दो बराबर भागों में काटेगी और लाहौर तहसील में, कहाँ में? भिंड की लाहौर तहसील में आकर अपने सिंध नदी में मिल जाती है। इस प्रकार देखा उन्होंने, तो कहाँ पे? गुना को दो बराबर भागों में कौन काटती है? तो गुना को दो बराबर भागों में सिंध नदी काटती है, और ग्वालियर और मुरैना के मैदान को दो बराबर भागों में कौन सी नदी काटेगी? तो मुरैना के दो बराबर भागों में अपने कुमारी नदी मुरैना को दो बराबर भागों में काटती है ना। उसके बाद अपन देखा था, है ना, क्या देखा आपने कि ये इटावा के दोनों नदियां इटावा में उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिलती हैं। तो यमुना की दोनों सहायक नदियां कौन सी? सिंध और चंबल यमुना की सहायक नदियां। चंबल की सहायक नदियां शिप्रा, पार्वती, काली सिंध, कुन्नो और नेवज। शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, कुन्नो और नेवज इसकी प्रमुख सहायक नदियां हो गई, और सिंध की प्रमुख सहायक नदी हो गई कुमारी नदी। इसके अलावा कुंद नदी भी इसकी प्रमुख सहायक नदी होती है ना। लेकिन यहाँ पर इंपोर्टेंट नदियां बताई गई है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में बेतवा नदी तंत्र के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।